हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर 15 जून 2022 के। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट फेयर। डेली करंट फेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट फेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट फेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट फेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट फेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट फेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट फेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट फेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट फेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट फेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट फेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट फेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट फेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट फेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट फेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 15 जून 2022 का करंट फेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप हमारा क्विज सेक्शन जो हर रोज टेलीग्राम पे होता है उसको भी अटेम्प्ट कर सको। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के लिए बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुकी है? तो सबसे पहले नंबर पे सबसे बिगेस्ट ऑयल सप्लायर जो है वो कौन है जो इंडिया को ऑयल प्रदान करता है? वो है दोस्तों इराक। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? दूसरे पे रशिया है दोस्तों, और तीसरे पे कौन सा है? सऊदी अरेबिया। तो अगर आप 1 महीना पहले या पिछले महीने की रिपोर्ट देखोगे तो इराक तो पहले नंबर पे था ही, दूसरे पे सऊदी अरेबिया था, तीसरे पे रशिया था। लेकिन रशिया जो है वो छलांग लगा के दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। तो रशिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर जो है वो बन चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। तो रशिया अपना जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो डिस्काउंट रेट पे दे रहा है, और डिस्काउंट रेट भी जो है वो $30 पर बैरल के बेसिस पे दे रहा है। तो इंडिया जो है वो कहां से ले रहा है? फिर रशिया से ज्यादा ऑयल जो है वो परचेज कर रहा है। तो इसलिए रशिया जो है वो सऊदी अरेबिया को पछाड़ के इंडिया के लिए दूसरा बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है इराक के बाद। ये बात आपने याद रखनी है। और इंडिया रिफाइनर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेल जो हैं वो रशिया से खरीद रहे हैं। 25 मिलियन बैरल जो है वो रशियन ऑयल इंडिया में आया, जो कि 16% आप कहोगे जितना भी ऑयल का इंपोर्ट है उससे ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि इंडिया जो है वो रशिया से इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑयल को खरीद रहा है और इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है और कंज्यूम भी करता है तीसरे नंबर के, क्योंकि पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे इंडिया है। और हम एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी ऑयल लेते हैं। पहले हम 5.9% के आसपास ऑयल लेते थे, लेकिन अब 11.5% के आसपास ऑयल जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी बोरो करते हैं, जिसको अफ्रीकन ऑयल भी कहा जाता है। तो याद रखना है, यहां पे हम बात कर रहे थे रशिया की। रशिया दूसरे नंबर पे आ चुका है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल जो है वो रशिया की मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है बायोटेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप एक्सपो 2022। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रगति मैदान के अंदर। प्रगति मैदान है दोस्तों नई दिल्ली में, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका सी होगा। और ये है बायोटेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप एक्सपो 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करते हुए, धर्मेंद्र प्रधान साथ में, पीयूष गोयल जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो साथ में मौजूद थे। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल की तरफ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिराक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये 2 दिन का इवेंट था दोस्तों, 9 और 10 जून को मनाया गया। और ये इसलिए मनाया गया क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं बिराक को बने हुए, क्योंकि 2012 में बिराक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और बिराक ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दोस्तों, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसका मेन मकसद यही था कि बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंप्रूव किया जा सके, उसमें इनोवेशन को बढ़ाया जा सके और खास करके इंडस्ट्री एकेडमिया को जोड़ा जा सके। मतलब कोई आईआईटी को साथ में जोड़ दिया, कोई आईआईएम को जोड़ दिया, ताकि उनकी एक्सपर्टीज जो है वो इंडस्ट्री को मिलती रही और बायोटेक्नोलॉजी का विकास जो है वो होता रहे। और आपने एक बात और याद रखनी है कि बिराक की 10 ईयर्स की सेलिब्रेशन की जा रही है, तो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को ऊपर उठाना है, इसीलिए सेलिब्रेशन की जा रही है। और थीम था बायोटेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इनोवेशन। ऐसी इनोवेशन करो ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और इस एक्सपो या इस एग्जीबिशन के अंदर स्पेशली उन 75 स्टार्टअप्स को शोकेस किया गया जिसकी हेल्प बिराक ने की थी। उन अलग अलग आईआईटीज़ के 21 आईआईटीज़ आप कह सकते हो, 21 जो स्टार्टअप्स हैं आईआईटीज़ की तरफ से स्टार्ट किए गए थे, वो यहाँ पे पेश किए गए, उसकी भी हेल्प बिराक ने की थी। कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम जो बिराक ने स्टार्ट किए थे उसको यहाँ पे शोकेस किया गया। इवन कई अलग अलग तरह के यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन जो है वो किया गया है। इसमें 300 के आसपास स्टॉल जो हैं वो इस एक्सपो पे लगाई गई थी, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के बारे में बताती थी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो बायो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वेस्ट को किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है उसके बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें एग्जीबिशन में बताई गई। और बायो इकोनॉमी जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी है। अगर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को ध्यान से देखोगे तो $150 बिलियन तक पहुंच सकते हैं 2025 तक, और $100 बिलियन बायो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि बायो इकोनॉमी इंडिया की जो है वो 8 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप देखोगे $10 बिलियन थी, वो कहते हैं जब मैं आया था तो $80 बिलियन तक हम पहुंचा चुके हैं उसको, और इंडिया 10 बायोटेक्नोलॉजिकल कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में आगे आएगा। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, और इस रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो राजेश एस गोखले जी हैं, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अलका शर्मा। कौन है? अलका शर्मा। और साथ ही साथ तो दोस्तों याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्कीम का नाम बताना है जिसमें सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में से, नेवी से और एयरफोर्स में। तो याद रखना है तीनों सेनाओं के अंदर जो है वो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। उस नई स्कीम का नाम क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के न्यूज़पेपर में, ये फ्रंट लाइन है, मतलब आप कह सकते हो हेडलाइन यही मिलेगी आपको। और इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। ए आंसर होगा दोस्तों। इसको अग्निपथ भी कह सकते हैं या फिर इसको एक नाम से और भी जाना
जाना जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है कि तीनों फोर्सेस में जो है वो नए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट होगी, 4 साल के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा। और मेन मकसद यही है कि जो सैलरी बढ़ी हुई है पुराने वर्कर्स की या पुराने सोल्जर्स की, उनकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, तो उनकी सैलरी को कम करना है। कम करने का मतलब नए युवाओं को उसमें मौका देना है। तो एक ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है नए इनिशिएटिव के थ्रू, ताकि यूथ को जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिक्रूट किया जा सके। तो इसमें दोस्तों जनरली होना क्या है कि आजकल अगर आप देखोगे तीनों सेनाओं के अंदर ऑन एन एवरेज जो एज है वो 32 साल है। अगर ऑन एन एवरेज रेशो देखते हैं जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसको कम करके 26 साल करना है अगले 6 से 7 साल के अंदर ऑन एन एवरेज जो इन तीनों सेवाओं के अंदर लोग काम करेंगे। तो इस स्कीम का एक और नाम है टूर ऑफ ड्यूटी भी जो है वो इसको कहा जाएगा। और ये तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उनकी प्रेजेंस के दौरान लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो तीनों सेनाओं के मुखिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और उनकी देखरेख में जो है वो स्कीम को लॉन्च किया गया। होगा क्या अब स्कीम के अंदर कि जो नए सोल्जर इसमें रिक्रूट किए जाएंगे उनको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको सर्विस जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ को आगे लेके जाएंगे, कुछ को इन सर्विस को छोड़ना पड़ेगा। और उनको 11.71 लाख रुपए जो है वो सेवा निधि पैकेज के तौर पे दिया जाएगा। मतलब 4 साल के बाद वो एक तरह से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि उनको कोई पेंशन सुविधा जो है मिलेगी या रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो पेंशन बिल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है पेंशन्स का वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो हर साल क्या होगा 45 से लेके 50,000 सोल्जर्स को जो रिक्रूट किया जाएगा। उसमें से 4 साल के बाद 25% जो सोल्जर्स होंगे उनको आगे सेवा करने का मौका दिया जाएगा, उनको परमानेंट कमीशन में डाल दिया जाएगा 15 साल के लिए। और तो इसका मतलब उसमें से कुछ युवा जो हैं वो आगे सेना की सर्विस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो 4 साल के बाद चले जाएंगे। और जो सोल्जर रिक्रूट किए जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है ये अपॉर्चुनिटी देती है जो इंडियन यंगस्टर्स हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाएं और आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल जो है वो आपको सर्विस में रहना होगा और 4 साल के बाद आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। जो नहीं होंगे वो आगे 15 साल के लिए और परमानेंट कमीशन में काम करेंगे। और जब तक आप काम करोगे तो उस टाइम पीरियड पे आपको 30,000 रुपये जो है वो सैलरी मिलेगी और चौथे साल रिटायर होने से पहले 40,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो देखो कितना बेनिफिट है इसका। ड्यूरिंग सर्विस आपको सारी की सारी सैलरी जो है वो मिलेगी। और वैसे भी आर्मी के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा होता नहीं क्योंकि सारी सुविधाएं जो वो आर्मी की तरफ से दी जाती हैं। तो एक तरह से मैक्सिमम ये आपके लिए क्या है, एक तरह की सेविंग है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जब आप रिटायर हो जाओगे 4 साल के बाद तो आपको 11.71 लाख रुपीस भी जो है वो वन टाइम फंड मिलेगा और वो भी टैक्स फ्री है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 35 से 36 लाख रुपए जो है वो आप 4 साल के अंदर कमा सकते हो। क्योंकि 30,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे 3,60,000 रुपये जो है वो 1 साल के, और अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ऑलमोस्ट जो है वो आप 1,05,00,000 अब कह सकते हो कि 15 लाख रुपए जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहां से क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। 11 लाख आपको अलग से मिलेगा, तो 25 से 26 लाख रुपए जो है वो आप यहां से निकाल सकते हो। और 17 साल 17.5 साल इसकी एलिजिबिलिटी है। मिनिमम एज 17.5 साल है, मैक्सिमम 21 साल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 17.5 साल में लगते हो तो आप 4 साल के अंदर अंदर जो है वो इतना पैसा सेव कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और इसमें साथ में आपको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है, वो 48 लाख रुपीस का जो है वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो इतने बेनिफिट्स के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर, लाइक ये सरकार ने कहा कि 90 दिन के अंदर हम इसकी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूनियन मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह जी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी लखनऊ है। लखनऊ मतलब हम बात करें उत्तर प्रदेश के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने जो है वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सूजल इनिशिएटिव के तौर पे, ताकि जो पानी घरों में सप्लाई हो रहा है वो कितना सप्लाई हो रहा है, कितना प्रेशर है, उसको मॉनिटर किया जा सके। लेकिन ये पूरी स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। एक एरिया है, शायद आपने सुना हो, पंचकुला के नाम से, और ये कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में। तो यहाँ पे इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट सूजल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि वाटर सप्लाई इनिशिएटिव या वाटर सप्लाई के कंट्रोल
को जो है उसको देखा जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस इनिशिएटिव के तहत एक डिवाइस ऐसी लगाई जाएगी हर ड्रिंकिंग वाटर मीटर के पास, ट्यूबवेल के पास या जहां भी कनेक्शंस लगे हुए हैं अंडर दी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और ये क्या होगा कि ये जो डिवाइस है ये वाटर यूसेज डाटा जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर देगा, मतलब ये बता देगा कि कितना फ्लो ऑफ वाटर जो है वो जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, कितना वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन हमारे पास आ जाएगा। तो फिलहाल इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पंचकुला में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये हरियाणा पूरे में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी। अगला क्वेश्चन है, किसने दूसरा एडिशन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का रिलीज किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असेसमेंट होती है कि सरकार की जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंच रही है, कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी, कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है बहुत ही अच्छे से इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रही है, और कौन से पोर्टल जो हैं वो कौन सी स्टेट ने बहुत ही अच्छे से लॉन्च किए हैं। और ये दोस्तों हमारे पास लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस के, उन्होंने दूसरा एडिशन जो है वो जारी किया है इस रिपोर्ट का। और आप देख सकते हो इस रिपोर्ट की कॉपी, और इस रिपोर्ट की कैप्शन क्या है? रीचिंग सिटीजन्स थ्रू सीमलेस डिलीवरी सर्विसेज। तो इसका जो एडिशन है दोस्तों ये 2021 का एडिशन है, इससे पहले 2019 का आया था। अब अगला एडिशन 2023 में आएगा, क्योंकि ये बाईइनियल स्टडी है, 2 साल में एक बार जो है वो आती है, और इसमें सुजेशंस दिए जाते हैं कि सरकार अपनी सर्विसेज को लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकती है ई गवर्नेंस के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक कैसे अपनी सर्विसेज पहुंचा सकती है। 2019 में इस जो पूरी असेसमेंट का गठन किया गया था, जिसको कहते हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट, और इसमें अलग अलग स्टेट्स को आंका जाता है, यूनियन टेरिटरीज को आंका जाता है कि क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव जो हैं वो किए हैं। तो जो ये पूरा का पूरा असेसमेंट है सर्विसेज का, ये अलग अलग वर्कशॉप्स के साथ किया जाता है, चाहे वो स्टेट्स की हो, यूनियन टेरिटरी हो, इवन इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी देखा जाता है कि कौन से पोर्टल उन्होंने स्टार्ट किए हैं, कौन सा इनिशिएटिव उन्होंने अच्छा किया है। तो मार्च 2021 से लेकर मई 2021 के अंदर ये वर्कशॉप्स करवाई गई, फिर मई के बाद जून 2021 में फिर पूरी असेसमेंट जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू हुई, और इस असेसमेंट के अंदर 56 मैंडेटरी सर्विसेज को हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के तौर पे आंका गया, और इवन 27 ऐसी सर्विसेज जो मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको भी फिर आंका गया। फिर 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग की गई, जैसे कि असेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ यूज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए स्टेट्स और यूटीज को आंका गया है। और इस साल दोस्तों 1400 सर्विसेज को जो है वो आंका गया है, सारी स्टेट्स और यूटीज को अगर मिला लिया जाए। 2019 का अगर रैंकिंग देखोगे तो उसमें 872 सर्विसेज को आंका गया था। तो इसमें आप देख सकते हो 4 कैटेगरीज आपके पास कौन सी हैं। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न आपके पास और हिली स्टेट्स की कैटेगरी है, एक यूनियन टेरिटरीज की है, एक ग्रुप ए रिमेनिंग स्टेट्स जो बची हैं, और रिमेनिंग स्टेट्स की ग्रुप बी की कैटेगरी। ये अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हो कि एरिया, पॉपुलेशन या कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो किस तरह से दी जाती हैं। तो हिली स्टेट्स में अगर आप देखोगे, एक तो स्टेट और यूटी पोर्टल के अंदर नागालैंड पहले पे है, और नागालैंड मतलब आप कह सकते हो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स के अंदर पहले नंबर पे आता है, क्योंकि इन्होंने 90% अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन पैरामीटर्स के बेसिस पे दी है। यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है, और जम्मू कश्मीर जो है वो ई गवर्नेंस डिलीवरी में पहली बार आंका गया है, और 90% से ज़्यादा ये कामयाब रहा है। और रिमेनिंग स्टेट्स ग्रुप ए में केरला है, और उसमें ओडिशा है, और इसमें भी 85% तक की इन्होंने सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन प्रदान की हैं। मतलब बहुत ही अच्छे से इनको जो है वो सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा जो है वो इन्होंने पूरा किया है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी देखोगे, यहाँ पे स्टेट और यूटी सर्विसेज पोर्टल है कि सर्विसेज के लिए जो पोर्टल शुरुआत की, उसमें मेघालय पहले पे है, जम्मू एंड कश्मीर फिर से यूनियन टेरिटरी में पहले नंबर पे है, रिमेनिंग स्टेट्स ग्रुप ए में पंजाब पहले पे, और राजस्थान जो है वो ग्रुप बी में पहले नंबर पे। तो आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के भी इनिशिएटिव बहुत अच्छे रहे, और सारे अगर इनिशिएटिव देखोगे उसमें होम अफेयर्स का इनिशिएटिव जो सबसे अच्छा रहा। फाइनेंस सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके लिए इनको पहला रैंक दिया गया है। दूसरे पे रूरल डेवलपमेंट है, तीसरे पे एजुकेशन है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो सिर्फ आपने ये 3 रैंकिंग जो है वो अलग अलग तरह से याद रखनी है। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है, ये भी आपने याद रखना है। और ये बाईएनियल है, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का के पास। तो ये दोस्तों 38th नंबर की इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के बीच में हुई, इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच में, और ये 24 जून को क्या होगी, खत्म होगी। और ये अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का के पास जो है वो स्टार्ट की गई, इस एरिया में ये एक्सरसाइज जो है वो भी हो रही है। तो एक तो नंबर याद रखना है, 38th कॉर्पेट एक्सरसाइज है जो कि पोस्ट पैंडेमिक कोविड के बाद जो है वो इंडोनेशिया के बीच में पहली बार की जा रही है। और कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बीच में हो रही है। ये एक मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, तो ये 2002 से की जा रही है। और इसका मेन मकसद यही होता है कि आपस में दोनों नेवीज के बीच में टाई अप अच्छा हो, ताकि किसी भी तरह की कोई इलीगल, अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटी हो रही है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई हथियारों का लैब एच हो रहा है इलीगल तरीके से, तो उन चीज़ों को रोका जा सके। दोनों कंट्रीज मिलके जो हैं वो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगी। और इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो जी हैं, कैपिटल जो है वो जकार्ता है और करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक ऐसा है जिसने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल स्कीम स्टार्ट की है, जिनके पास ये किसान क्रेडिट कार्ड हैं? तो मतलब अगर किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है, उसका जो एक्सपायरी टाइम पीरियड है वो हो चुका है, एक्सपायर हो चुके हैं वो, तो उसको रीन्यू करवाया जा सकता है। तो ये कौन सा बैंक जो है वो करेगा? वो इंडियन बैंक करेगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट इसको याद कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप किसी भी तरह से चाहे तो इंडियन बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इंड ओएसिस, वहाँ पे जाके कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या एक जो फ़ोन यूजर्स है, जो बटन वाला फ़ोन है, उसमें भी आप मैसेज करके जो है वो कर सकते हैं। तो करंटली ये उन कस्टमर्स के लिए किया गया है जिनके लोन जो है वो 16 लाख रुपए तक के पेंडिंग पड़े हैं, जो उससे ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ताकि वर्चुअल एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर्स को दिया जा सके। और वेव नाम का इनिशिएटिव जो है वो इंडियन बैंक की तरफ से ही स्टार्ट किया गया था। तो सिंपल याद रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड को रीन्यू करवाने के लिए इंडियन बैंक ने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी और टोटल एनर्जीज, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने टाई अप किया है कि हम दोनों मिलकर एक अलायंस बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। ये है दोस्तों अदानी एंटरप्राइज। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसको AEL कह सकते हो, और टोटल एनर्जीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जा सके, जिसमें टोटल एनर्जी जो है वो $12.5 बिलियन जो है वो कम से कम इन्वेस्ट करेगी और अपने पास 25% माइनॉरिटी स्टेक रखेगी। इसका मतलब है 75% स्टेक जो है वो अदानी एंटरप्राइज के पास रहेगा। और ये जो नया वेंचर होगा इसका नाम होगा अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड और टोटल एनर्जी जो है वो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो लाइक ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, उसको बेचते हैं, उसको यूज़ करेंगे। और फ्रांस का जो टोटल एनर्जी प्लेटफॉर्म है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है, ये 37.4% हिस्सा ऑलरेडी अदानी टोटल गैस लिमिटेड में जो है वो ओन करती है। और अदानी लिमिटेड का ये टारगेट भी है कि अगले 10 साल के अंदर जो है वो हम $50 बिलियन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और इसके जुड़े हुए जो भी उद्योग है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो रिन्यू एनर्जी के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से बैंक ने कहा है कि $250 मिलियन जो हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए हम अलग से रखेंगे, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स को हम एज ए लोन की तरह वो देंगे। तो ये HSBC ने कहा है। आपने अमाउंट याद रखनी है, $250 मिलियन है। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जो कि एक रिटेल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन्होंने कहा है कि $250 मिलियन जो हैं वो हम लैंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, खास करके उन स्टार्टअप्स की जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल लेड स्टार्टअप्स की इंडिया के अंदर हम उनको ये पैसा देंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पे जाना जाता है। तो HSBC जो है वो कैसा क्रेडिट मॉडल डिज़ाइन कर रही है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ताकि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो नए स्टार्टअप्स हैं, चाहे आप कह सकते हो कि ग्रोइंग स्टेज में है अभी, चाहे वो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है अगर उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, तो हम सबको ये लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। HSBC का प्रॉफिट अगर आप देखोगे, खास करके इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो 42% बढ़ा है, क्योंकि 2020 में इनका प्रॉफिट $187 मिलियन था, 2021 में $265 मिलियन है, इसलिए अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। और HSBC इंडिया के बारे में खास तौर से याद रखें कि इसके जो CEO हैं वो कौन है? हितेंद्र दवे जी हैं।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च की है ताकि कोविड के कारण जो एजुकेशन में गैप आया है उसको खत्म किया जा सके, और उस स्कीम का नाम है एनम एजुथम। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि ये तमिल नेम है, लेकिन आपने याद रखना है ये स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे पास M.K. स्टालिन जी, उन्होंने ये एनम एंथुजम ये स्कीम स्टार्ट की है, और इस स्कीम का मेन मकसद यही है कि जो लर्निंग गैप है कोविड-19 के कारण जो हुआ, और उन बच्चों के लिए जिनकी एज 8 से कम है उनको हम हर तरह की सुविधा देंगे ताकि जो ये गैप है ये खत्म किया जा सके। तो इसका मेन मकसद यही है कि लिटरेसी को इम्प्रूव किया जा सके और बच्चों में मैथमेटिक्स स्किल जो हैं वो आगे बढ़ाई जा सके 2025 तक। और इसमें करेंगे क्या कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कुछ वर्क बुक्स देगा स्टूडेंट्स को जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 के बीच में पढ़ते हैं, ताकि उनका जो गैप है वो हम क्या कर सकें, खत्म कर सकें। और इसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो कि हर बच्चे के लिए जो है वो अलग अलग तरह का करिकुलम तैयार करेगी और उनको इंडिविजुअली हेल्प करेगी ताकि उनका ये गैप जो है वो खत्म हो सके। और इवन एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है वो स्टार्ट किया गया है खास करके टीचर्स के लिए, ताकि वो बच्चों को इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ा सकें, और टीचर्स को इंटरेक्टिव लर्निंग मेथड सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था। और बच्चों को कहा गया है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें, वो बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें स्कूल लाइब्रेरी में आके। तो बच्चों को 3 सब्जेक्ट्स में ट्रेन किया जाएगा, तमिल, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अंदर, ताकि उनको ये चीज़ें अलग अलग इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे सिखाई जा सके, डांस एक्टिविटी के थ्रू, सॉन्ग एक्टिविटी, स्टोरी टेलिंग, या आप कह सकते हो कठपुतलियों के खेल से, या कई वीडियोस दिखा के उनको ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो तमिलनाडु वैसे भी जाना जाता है अलग अलग इनिशिएटिव के लिए, जैसे इन्होंने अभी फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो स्टार्ट की थी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, ऐसी एक न्यूट्रिशन स्कीम स्टार्ट की थी जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। इवन इन्होंने ये भी कहा था कि 1000 रुपये हर लड़की को मिलेंगे हर महीने अगर वो हायर एजुकेशन में दाखिला लेना चाहती है। तो ये तमिलनाडु के इनिशिएटिव्स हैं। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, और साथ ही साथ इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल भी जो है वो इन्होंने क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो रेलवे है उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का विकास हो सके, इनोवेशन आ सके, जो कि इंडियन स्टार्टअप, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक ऐसे आइडियाज़ लेके आएँ ताकि रेलवे की ओवरऑल एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सके। तो एक कंप्लीट पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मतलब जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको कोई ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे कि आपने इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो रेलवे का सॉल्व करना है, अगर कर लेते हो तो आपको इतनी फंडिंग जो है वो दी जाएगी, और उसका नमूना बना के पेश करो, उसको चला के देखो, अगर वो सही होगा और फंडिंग देंगे ताकि उस प्रॉब्लम को रेलवे के अंदर दूर किया जा सके। तो रेलवे जो है या तो 50% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपया जो है वो एज ए कैपिटल ग्रांट जो है वो देगी उन स्टार्टअप्स को जिनको ये प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, और वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में समर्थ होंगे। और फिर उनको अगर उनके प्रोटोटाइप्स, उनके नमूने जो हैं वो सफल रहे, रेलवेज के अंदर उनको परीक्षण करके देखेंगे, अगर वो सफल रहे तो उनको और फंडिंग दी जाएगी ताकि उनको पूरे इंडिया लेवल पे हम क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो रेलवे को सुधारने की कोशिश की जा रही है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं ये स्टार्टअप्स को बताई जाएंगी तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और यूनियन मिनिस्टर हमारे पास अश्विनी वैष्णव जी हैं जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से, ओडिशा से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, किसने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 का उद्घाटन किया? किसने इसको स्टार्ट किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी की शुरुआत की ताकि इंडिया जो है वो एयर स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ सके, एयर स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर एथलीट्स को तैयार किया जा सके। तो आप देख सकते हैं इस तरह के एथलीट्स जो हैं वो एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए आपको दिखेंगे। तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इस पॉलिसी के तहत इंडिया को एक ऐसी डेस्टिनेशन बना देंगे जहां पे सेफ, अफोर्डेबल, असेसिबल, इंजॉयबल और सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के तौर पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और नए एथलीट्स जो हैं वो एयर स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इस पॉलिसी के तहत जो पहला स्टेप यही होगा कि इंडिया में जो एविएशन सेक्टर है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इससे क्या होगा कि जो एथलीट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, और इंडियन एथलीट जो हैं वो एयर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा भी लेना जो है वो स्टार्ट करेंगे।
इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन है राजनाथ सिंह जी 3 दिन के दौरे पे वियतनाम पहुंचे 8 और 10 जून के बीच में। स्पेशल इनविटेशन दिया गया था वियतनाम के जो मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस हैं। इसका एक कारण था कि 50 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और इंडिया की 75th वर्षगांठ भी है। आप कह सकते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस का हम जो है वो 75th इंडिपेंडेंस डे जो है मना रहे हैं। और वियतनाम वैसे भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लुक ईस्ट पॉलिसी या आप कह सकते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत या इंडो पैसिफिक विजन के तहत भी वियतनाम जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है कि नई स्कीम अग्निपथ स्टार्ट की गई है सोल्जर रिक्रूटमेंट के लिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 38th एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई इंडिया और इंडोनेशियन नेवी के बीच में अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का के पास, ये भी हम कर चुके हैं। और बायोटेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया नई दिल्ली में, ये भी हम कर चुके हैं। रशिया ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ के दूसरे नंबर का रैंक हासिल कर लिया इंडिया को ऑयल सप्लाई करने में, पहले पे इराक है। नेक्स्ट राजनाथ सिंह जी 3 दिन के दौरे पे वियतनाम पहुंचे, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगला है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14 को मनाया गया। तो इसका मेन मकसद दोस्तों यही होता है कि ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद आगे आके जो है ब्लड डोनेट करें। और इसका मेन मकसद यही भी है कि सेफ ब्लड डोनेशन के ऊपर काम किया जा सके और ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको प्रोक्योर करके रखा जा सके। और इस पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करने का जो काम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जाता है। और ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये मैक्सिको में होस्ट किया गया इस साल, ये आप याद रख सकते हो। और इसका थीम क्या है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। बहुत ही हिम्मत का काम है, सब लोग इसको ज्वाइन करें और दूसरों की जिंदगी को बचाएं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 14 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि किसको गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बैंकिंग, उसकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, सेंट्रल बैंकिंग टीम की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और इसको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 के नाम से भी जाना गया। और ये 9th एडिशन था सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का। और इस साल मारियो मार्सल जो कि गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ चिले के, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि तीसरी बार करेंसी क्राइसिस आया वहाँ पे, फिर भी जो है वो इन्होंने संभाल लिया। इनके कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके थ्रू पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो संभला रहा चिले के अंदर, इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि कौन से ऐसे पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा स्माइल करते रहोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।